अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। 13 जमाती इत्तेहाद पीडीएम की हुकूमत पंजाब में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को तौहीन पार्लियामान के मुतरादिफ करार दे रही है। पहले हुकूमत ने अदालत का फैसला हवा में उड़ाने के लिए मनी बिल और करारदादों का सहारा लिया और इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए का फंड जारी नहीं किया। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जेर करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मुतारिफ करवाया गया। उसके बाद अब शहबाज शरीफ की हुकूमत किसी मुमकिन अदालती फैसले से बचने के लिए तौहीन पार्लियामेंट का कानून बनाने की तैयारी कर रही है। साफ जाहिर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत के नतीजे में नाअहली से बचाने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस तरह के रवैयों से न सिर्फ पाकिस्तान में संगीन बहरान जन्म ले रहा है, बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। दुनिया भर में सरबराहान मुमलकत आइन और कानून के सामने, अवाम के सामने खुद को सरनगू करते हैं। मिसाल के तौर पर बरतानिया की साबिक वज़ीर आज़म लिज ट्रस जब अपने ओहदे पर फाइज थी तो उनकी सरकारी रिहाइशगाह से स्लीपर्स और बाथरोब यानी नहाने के तौलिए चोरी हो गए थे, जिनकी मालियत तकरीबन 12,000 पाउंड थी। अब काबीना ने साबिक वज़ीर आज़म को इतनी मामूली सी बात पर 12,000 पाउंड का बिल भेज दिया और कहा है कि वो ये पैसे अदा करें। इसी तरह गुज़श्ता दिनों कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और उनकी फैमिली ने कुछ अमीर दोस्तों के हाथ छुट्टियां गुजारी, जिस पर उनसे पार्लियामेंट में सख्त सवालात किए गए। वज़ीर आज़म का यह दौरा जिस दौलतमंद शख्स ने स्पॉन्सर किया था, वो ट्रूडो की एक फलाही तंजीम को फंड्स देता है। इसलिए कैनेडियन पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडर ने सवाल उठाया कि क्या वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और उनकी फैमिली ने इस महंगे सयाहती दौरे के अखराजात अपनी जेब से अदा किए या किसी और की जेब से। जस्टिन ट्रूडो को इस हवाले से एथिक कमिश्नर के सामने पेश होकर वजाहतें भी देना पड़ी। ट्रूडो को पार्लियामेंट में किस तरह सवालात का सामना करना पड़ा और उसे पार्लियामेंट के सामने जवाब देना पड़ा, आइए। At the villa of a Trudeau Foundation donor. That's what anyone else would have had to pay to stay there over that 9-day vacation. Now, he has a big IOU to those Trudeau Foundation donors, who will obviously be expecting something in return for it. Everyday Canadians pay for their own accommodations when they go on vacation. Will he agree to pay back that $80,000 gift? Right Honourable Prime Minister. Speaker, I went away with my family and my kids to stay with friends that we have known for decades in a place that I have stayed at many times over the past decades since I was 1 year old, Mr. Speaker. But of course, in all these situations, we work with the Ethics Commissioner to ensure that all the rules are followed, and that happened in this case. दुनिया की कोई महज़्ज़ब पार्लियामेंट आप उठा के देख लें, वहाँ में बैठे अवामी नुमाइंदे न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद दीगर अवामी नुमाइंदों को जवाबदेह होते हैं, बल्कि पार्लियामेंट से बाहर अवाम को जवाबदेह होते हैं और अदलिया को भी जवाबदेह होते हैं। दुनिया भर में पार्लियामान का फोरम हुकूमत और वज़रा से जवाबदेही करता है। वहाँ ऑपोजिशन लीडर रबर स्टैंप नहीं होता, ना ही मगरबी ममालिक के पार्लियामान को सियासी अज़ाइम की तकमील और अदलिया मुखालिफ कानून साजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या दुनिया ने जो 1000 साल का जमहूरियत का सफ़र तय किया, हम उसका पहिया उल्टा घुमाना चाहते हैं? मेरे साथ दो मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान के मारूफ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार नज़ीर लगारी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर हसन खावर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब, सर आपसे आगाज़ करूँगा। शिकवा हो सकता है पार्लियामान में बैठे लोगों को, बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्लियामान से बाहर आवाम को शिकवा हो सकता है, तो कभी पार्लियामेंट ने अपने साथ कंटेम्प्ट को जोड़ा नहीं है दुनिया में इस तरह से, यहाँ इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? बहुत शुक्रिया, बहुत अहम सवाल है। हमने कभी भी पार्लियामेंट को तौक़ीर नहीं दी और उसकी तौक़ीर नहीं की। हमने हमेशा पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया है और इस वक्त पार्लियामेंट जिस तरीके से अपना इसरार कर रही है, अपना असबात करना चाह रही है, जिस तरह से अपने आप को सर्ट करना चाह रही है, वो तरीका भी किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल में कि हमें सारी सूरत हाल को रिव्यू करना चाहिए। ये सारे का सारा आवा जो इस वक्त सियासी आवा है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है और उसको बिगाड़ा गया आमदन अमलन। ये पाकिस्तान बनने के बाद से जिस तरह की सियासी पनीरी लगाई गई,
वो आज तक लगाई गई है और आज तक उसके अंदर सिर्फ उसी पौधे को, उसी दरख्त को उगने दिया गया जो उनकी अपनी मुआफिक हवाओं में परवान चढ़ा है, ना मुआफिक किसी को भी, कोई भी हो, किसी तरह का भी हो, इवन कायदे आज़म के साथी भी हों। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया। जिसने लाहौर की करारदाद पेश की उसको गद्दार कहा गया। न सिर्फ कहा गया बल्कि आमदन उनकी हुकूमत को 3 महीने से भी कम अरसे में बर्खास्त कर दिया गया, जिसने 70% के करीब जो है मेजॉरिटी हासिल की थी हाउस के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। मौलवी A.K. फजलुल्लाह को गद्दार भी कहा गया, खाइन भी कहा गया, डाकू भी कहा गया। और उसके बाद से लेकर अब तक जो सियासत में फ़ालियत ज़ाहिर करे उसका कद काट दिया जाता है, उसको बेतौकीर किया जाता है, उसकी जो है वो उसको बेहमियत कर दिया जाता है। ये हमारा एक वतीरा है हमारी पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट का, जो आज तक किसी के हाथ में नहीं आ सकी, जो आज तक किसी की बात नहीं सुन पा सकी है। हर तरफ की हवाएं वहीं से चलती हैं, हर तरफ की सूरत हाल वहीं से पैदा होती है और बाकी जितने भी लोग, अफराद, इदारे, इंस्टीट्यूशन जो भी हैं वो सब उसके दायरा, उसके चारों तरफ तवाफ करती है और उसका ही गिर्द घूमती है। लगारी साहब आपने मेरा ख्याल है 75-76 साल की तारीख को ये 2 मिनट में समो दिया, इससे बेहतर अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता था। और इंतहाई मोतदल और म्याना आपने राय पेश की है दोनों तरफ से, यानी दोनों तरफ की जो गलतियाँ। ये फरमाइएगा सर, ये जो सोच है, एक सोच है पूरी दुनिया में अवामी नुमाइंदों में पाई जाती है, मुंतखब नुमाइंदों में, कि हम एतमाद का वोट लेकर आए हैं लोगों के, हम कस्टोडियन हैं पब्लिक ट्रस्ट के, और हमारा एक एक लम्हा जो हम उस कस्टोडियन के तौर पे गुजारेंगे हम उसकी जवाबदेही के पाबंद हैं लोगों को। एक सोच पाई जाने लगी है मुख्तलिफ ममालिक में जो तरक्की पजीर है हमारे जैसे, कि नहीं हम हुक्मरान हैं, हम जवाब देनी, हम खादिम या हुक्मरान हैं। ये जो दो यकसर मुख्तलिफ सोच है हमारे यहाँ, जो दूसरी सोच है हुक्मरानी वाली, वो हर दौर में डोमिनेट नहीं करती जा रही। देखें, फिर यहाँ पर हमारे यहाँ जो लुगत राइज की गई, हमारे यहाँ जो अल्फाज का इस्तेमाल हुआ वो बहुत बेरहमाना और सफाकाना है। गवर्नमेंट का तर्जुमा हुकूमत है ही नहीं। गवर्नमेंट कभी भी हुकूमत नहीं होती है, एब्सोल्यूटिज्म नहीं होता है उसमें अंदर। चीज़ों को गवर्न किया जाता है, चीज़ों को एक इस तरह से हमवार किया जाता है कि सोसाइटी आगे बढ़े और सोसाइटी के जितने भी सेगमेंट्स हैं वो स्मूथली आगे बढ़ें और तरक्की की तरफ और पेशरफ्त करें। यहाँ गवर्नमेंट का मतलब, यहाँ अगर हुकूमत किया जाता है तो हुकूमत का मतलब यह है कि उसके हाथ में डंडा हो, ताकत हो, एब्सोल्यूट ताकत हो और उसका बेरहमी से इस्तेमाल करे। हमारे यहाँ जब पार्लियामेंट के जरिए एग्जीक्यूटिव तश्कील पाती है तो वो जोकर होती है। वो एग्जीक्यूटिव जो तश्कील पाती है वो हुक्मरान नहीं होती है। हमारे मायनों में भी वो भी चीज़ों को रेगुलेट करने वाली नहीं होती है, गवर्न करने वाली नहीं होती है। वो चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब करने वाली होती है और उसको सिर्फ इधर उधर देखती है कि मुझे क्या हुक्म मिलता है। अब कह रहे हैं ना जनाब हमारे मोहतरम जनाब इमरान खान साहब कि मैं नहीं कर रहा था, बाजवा हुकूमत कर रहा था, मुझे फलां काम बाजवा ने कहा था, फलां काम बाजवा। हम तो आखिरी दिन तक सुनते रहे थे कि नहीं बाजवा तो एक पेज पर है, वो तो हमारे मंशूर पर अमल कर रहा है। ये बातें भी हमारे सामने थी। हम यहाँ से शुरू करते हैं और पीछे जाते हैं। जितने भी हुक्मरान रहे हैं, जो सर बुलंद हुआ उसका सर काट दिया, क्या चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लियाकत अली खान हो, चाहे सोहरवर्दी हो, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, चाहे बेनज़ीर भुट्टो, जो भी सर बुलंद हुआ उसका सर काट दिया गया। बाकी जो सब मिसब हैं, जो घुटने टेक कर दो जानू होकर अपनी नाक रगड़ते हैं, उनको दिल से लगाया जाता है। जब चाहे इस्तेमाल किया, वरना फेंक दिया। ये अपने उनके मर्जी की बात है, जब चाहे जिस तरह चाहे इस्तेमाल। बिल्कुल सही। मैं हसन साहब को भी शामिल कर लूँ। हसन खबर साहब, फिर सबको हक दे दें। आप सियासतदान अगर अपने लिए तौहीन पार्लियामेंट का कानून बना रहे हैं तो फिर तौहीन सहाफ़त हमें भी हक दे दें, हम भी अपना हमारे लिए भी कोई कानून बनाया जाए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि कानून सारे आप लोगों ने बनाने होते हैं। तो आप ये प्रिविलेज आपको हासिल है कानून बनाने की पार्लियामान को, तो आप अपने मुफाद के लिए कानून बनाते हैं। फिर पुलिस को भी बना के दे दें, फिर ब्यूरोक्रेसी को भी बना के दे दें, फिर तो माशरे का हर तबका उसको तौहीन से मुबर्रा कर दें। तो फिर हम सवाल कैसे करेंगे? फिर सारी तौहीन से मुबर्रा हो जाएंगे, सारी सवाल से मुबर्रा हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं तो आपकी बात से 100% मुतफिक हूँ। मुझे एको आ रहा है, जरा इसको ठीक करवा दीजिएगा। जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है
और ये है कि इस मुल्क में सिर्फ शहरी की इज्जत का कानून नहीं है, बाकी तो सब कवानीन मौजूद हैं। मैं तो फ्रैंकली किसी भी इदारे की जो तौहीन है या उस तरह के कानून की हमायत नहीं करता। उसकी वजह यह है कि इदारों का जो तर्ज अमल है, उनके जो फैसले हैं, वो उनकी जो इज्जत है वो इस्टेब्लिश करेंगे। ये नहीं हो सकता किसी भी इदारे को कि आप जो मर्जी करते रहें, आइन पे ना चलें, आप जो मर्जी हरकतें करें और ये समझें कि लोग आपकी इज्जत करेंगे इसलिए कि आपका खौफ है। खौफ से कानून से इज्जत करवाना खौफ का नाम है, इज्जत का नाम नहीं है। ये तो समझना पड़ेगा। दूसरा, जो अभी लगाली साहब ने बात की, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के बारे में बात की, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बड़ी उन्होंने मुफस्सल गुफ्तगू की। ये भी देखना है कि इसके अंदर सियासतदानों का किरदार क्या है। और आज जो हो रहा है पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके, ये सबके सामने है। आप मुझे ये बताएं कि उस पार्लियामेंट के अंदर, जिस पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को घुसने की इजाज़त ना हो, जिस पार्लियामेंट के अंदर तमाम लोग जो हैं वो एक ही सुर में गाना गा रहे हों, क्या उसे पार्लियामेंट कहेंगे या उसे कोई सियासी इजलास कहेंगे या जलसा कहेंगे? ये पार्लियामेंट तो नहीं है। फिर पार्लियामेंट के अंदर बैठ के करारदादों के जरिए आइन की शिकों को ओवर रूल करना, इसको क्या कहेंगे हम? और मैं आपको एक बात बताऊं कि इसके अंदर भी एक अच्छा पहलू है। मैं शायद ऑप्टिमिस्ट हूं। अच्छा पहलू ये है कि ये लोग अब मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो रहे हैं। आइन की बात करने वाले, बड़े बड़े बुलंदोबान दावे करने वाले, बिल्कुल कौम के सामने जो है ना, अब ये कपड़े उतर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि ये अंदर से क्या है और ये क्या हो रहा है। अपने इक़्तिदार के लिए, अपने मफाद के लिए ना आइन की कोई अहमियत है, ना अदालतों की कोई अहमियत है, ना 22 करोड़ आवाम की कोई अहमियत है। IMF का प्रोग्राम क्यों इस मुल्क में नहीं आ रहा, इस मुल्क में स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही? उसकी वजह यह है कि हुकूमत के अंदर एक फ्लक्स है, कोई रिफॉर्म की कोई गारंटी नहीं है। और ये अब स्टेबिलिटी जो एक साल से इनस्टेबिलिटी चल रही है, उसकी कॉस्ट तो लोग पे कर रहे हैं महंगाई से, और जो बड़ी कॉस्ट आएगी वो इकोनॉमी का जो व्हील अब रुक चुका हुआ है उससे आएगी। ये तो अंदाजा हमें नहीं है कि इसको दोबारा चलाने में कितनी मेहनत और कितना वक्त दरकार होगा। लेकिन बदकिस्मती से जो लोगों का इंटरेस्ट है वो प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी ये है कि जी हम इलेक्शन क्योंकि हार जाएंगे तो हमने अभी इलेक्शन नहीं करवाने, चाहे उसके लिए हमें आइन को पैरों तले रोंदना पड़े। सही। तो एक चीज जब मुझे ये किरदार एक सवाल का जवाब दीजिएगा आसान बाकी के लोग क्या साहब। करेंगे? फिर मैं अभी जो जी। इस वक्त करंट आज की जो डेवलपमेंट है, चूंकि हमारे प्रोग्राम के बाद ही इजलास शुरू होगा मुज़ाकराती, पार्लियामेंट चूंकि पब्लिक रिप्रेजेंट, जिस तरह अमेरिका में तो उसको कहा ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, जो उनका ऐवान नुमाइंदगान है, लोअर हाउस है। हमारे यहाँ कौमी असम्बली है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक हाउस है। वो तो सब्जेक्ट टू एवरी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। कोई भी मुंतखब ऐवान और कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर या कोई भी ऐसी जगह जो टैक्स पेयर मनी से चलाई जाती है रियासत में, वो सब्जेक्ट टू एवरी क्रिटिसिज्म है। हम उसको कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसकी तौहीन नहीं हो सकती, इस पर सवाल नहीं हो सकता, इस पर तनकीद नहीं हो सकती। हसन साहब, देखिए, बिल्कुल आपकी बात अमीर भाई ठीक है। देखिए, वैसे मैं समझता ये हूँ कि तमाम इदारे जो पब्लिक मनी पे चलते हैं, तमाम वो दे शुड बी सब्जेक्ट टू पब्लिक क्रिटिसिज्म। इसके अंदर मैं जुडिशरी का भी नाम लेता हूँ, इसके अंदर मैं एस्टैब्लिशमेंट, फौज का भी, हर इदारा, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, वापडा, सबको, एवरीवन शुड बी सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म मेरी राय में। लेकिन आपकी बात ठीक है कि पार्लियामेंट तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये तो अवामी लोग हैं। अवाम का हुकूमत से लिंक ही इस फोरम के थ्रू है। अगर उस फोरम के ऊपर आप लोगों को बात नहीं करने देंगे तो फिर पीछे क्या रह जाएगा जमहूरियत? देखिए, अवाम का हुकूमत से, इक़्तिदार से क्या रिश्ता है? पार्लियामेंट का ही रिश्ता है ना, जहाँ पे अवाम वोट देती है, सियासतदान आते हैं। अब आप कह रहे हैं आप इनके बारे में बात नहीं कर सकते, इनकी तौहीन हो जाएगी। और जी वो अवामी नुमाइंदे हैं, ये सारे अवामी लोग हैं। जो सियासतदान इलेक्शन लड़ के असेंबली में आता है, आप देखिए ना उसको अपने हल्के में जब जाता है, लोग गिले भी करते हैं, लोग शिकवे भी करते हैं, लोग बुरा भला भी कहते हैं, सख्त बात भी करते हैं। नहीं बाहर तो सर ये तो सियासत का एक एसेंस है। चंद साल पहले आइसलैंड की पार्लियामेंट पे, आइसलैंड के अवाम, यूरोपीय मुल्क है, हमारी तरह का कोई तरक्की पजीर मुल्क नहीं है, पार्लियामेंट लोगों ने अंडे मारे हैं पार्लियामेंट की इमारत के ऊपर। वहां तो इस हद तक लोग जाते हैं, एक्टिविज्म करते हैं। और हमारी पार्लियामेंट आपस में भी अंडे, आपने देखे ना जिस तरह के इशारे और जो बातें होती हैं। आप मुझे बताएं वैसे कि इसके साथ इस तरह का भी कोई मतलब वो होना चाहिए। मतलब खुद ही बंदा सोच ले कि जी हमारी किसने तौहीन करनी है, हम तो खुद ही काफ़ी हैं।
कोई ऐसा वाकया है जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर ना हुआ हो? हाँ, एक दूसरे जो के जो खैर गिरबान हमारे पकड़े अंदर गए, जो गालियां दी गई, गालिम वैसे गलौज क्या भी हो है? जाती है और हाथापाई भी होती रही है। लगारी साहब, हाँ, ये मतलब लगारी साहब फरमाइएगा सर कि आज अब ये तीसरा सेशन होगा मुज़ाकरात का तहरीक इंसाफ में और हुकूमत के दरमियान। दो सेशन में पेशरफ ज़रूर हुई लेकिन कोई कामयाबी के आसार या इम्कान नज़र नहीं आया। आज आपको लग रहा है कि इतने दिन के बाद फिर बैठ रहे हैं, किसी नुक्ते पर पहुंचेंगे? देखिए, मेरे सामने ये पाकिस्तान की तारीख के संजीदा मुज़ाकरात में से ये दूसरे तीसरे मुज़ाकरात हैं। इससे पहले भी कई मुज़ाकरात हुए। सबसे सख्त मुज़ाकरात थे वो 1977 में हुए थे, जो PNA और अप्रैल में जिनके लिए माहौल बनाया गया और मई जून में उनको शुरू किया गया और जुलाई में मार्शल लॉ पर मुंतज हुए थे। ये वो हमने देखे थे उस वक्त भी। अब भी ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन अब तक तो चीज़ें रिवील हो चुकी हैं, वो मालूम हो चुका है, मुझे मालूम हो चुका है, मैं जानता हूँ। और मैंने अपने ज़राए से मालूम किया था कि भुट्टो साहब के साथ जो दाएं और बाएं बैठे हुए थे, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा और मौलाना कौसर न्याज़ी, और सामने बैठे हुए थे तीन हजरात, मुफ्ती महमूद और उनके साथ प्रोफेसर गफूर अहमद और नवाब नसरुल्लाह खान। ये इनमें से एक आदमी ऐसा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो बाद की चीज़ों से बेखबर थे। बाकी पांच आदमी वहाँ से उठने के बाद, मुज़ाकरात की मेज़ से उठने के बाद जाकर जनरल ज़ियाउल हक को रिपोर्ट हो देते थे कि क्या मुज़ाकरात में आज क्या बातचीत हुई है और किस किस ने क्या क्या बातें की हैं। ये सारे रोज जाकर रिपोर्ट दिया करते थे। मुझे यानी लगारी साहब जो भुट्टो साहब के साथ थे, जो भुट्टो साहब के साथ थे, वो भी जाके रिपोर्ट करते थे। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। भुट्टो साहब के साथ बैठे हुए लोग भी, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा और मौलाना कौसर न्याज़ी भी, ये जाकर जनरल ज़िया को रिपोर्ट करते थे कि आज के मुज़ाकरात की क्या डेवलपमेंट है। मुझे क्या पता है इस तरह मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो कौन जाकर रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसको जाकर बता रहा है, और किस तरह से ये चीज़ें डेवलप कर रही हैं। चीज़ें हमारे, मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। ये कुछ और हो रहा है जो हमारी समझ से बालातर है। किसी को भी इस बात की समझ में आ जाए तो आ जाए। मैं तो बहुत कौन ज़हन आदमी हूँ, मुझे चीजें इस तरह से समझ में नहीं आती। हमें पता ये होता है, बाद में पता चलता है कि मुज़ाकरात जो है वो कुछ और हो रहे हैं, कहीं और हो रहे थे, कुछ और निकला। ये बड़ी दिलचस्प बात है। था उन मुज़ाकरात को मार्शल लॉ की तरफ, और यही कुछ हो रहा था। यानी बिल्कुल लाइन लगी हुई थी वहां से, वाशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लेकर मुज़ाकरात की मेज तक तमाम तारें जुड़ी हुई थी, और फैसला यही होना था कि मौलाना कौसर न्याज़ी ने लिखना था, और तार और लाइन कट गई, और फिर लाइन कट जाती है। ये सूरत हाल है। आखिरी दिन, बिल्कुल आखिरी दिन 4 जुलाई 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रात को 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, और उसमें वो ये कह रहे थे कि देखो आज का हमारे पास वक्त है, कल अगर कोई रास्पुतीन आ जाता है, अगर कोई मैसलो नहीं आ जाता है, तो फिर मुझसे ना कहना कि मुल्क पर कोई रास्पुतीन या मैसलो नहीं आ गया है, ये फिर मुझसे ना कहना। ये अल्फाज थे उनके, और मुझे अब तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। ये लगारी साहब बड़ी खतरनाक, आपने बड़ी खतरनाक और बड़ी दिलचस्प बात भी कर दी है कि कुछ पता नहीं है कि ये दोनों तरफ से बैठे हुए लोग, ये अपनों के साथ वफादार है, किसी और के साथ है। चले, दूसरा फरीक तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ है, हसन खावर साहब जो आपके लोग हैं, आपको यकीन है कि वो इमरान खान साहब को जाके बताते हैं या कहीं और भी बताते होंगे? नहीं, देखिए बात ये, अब ये तो खैर एक बड़ी एक लॉन्ग शॉट है कि किसका किससे ताल्लुक है। जाहिर है कि सियासतदानों के इस मुल्क में बड़े डीप रूटेड ताल्लुकात रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से, लेकिन इस वक्त जो है ना, ये एक सियासी डिस्कशन है और बताने की बात नहीं है। जिनको बताने की आप बात करें, उनको बताने से पहले ही पता चल जाता है, वो वेट नहीं करते कि आके हमें बताएगा। लेकिन देखें, बात ये इस वक्त जो एक है मुल्क के अंदर, तो सियासी मसला है ना। सियासी मसला ये है कि आज कोई सियासतदानों को क्या मना कर रहा है कि आप बैठ के अपना सियासी हल ना निकालें। ये तो सियासतदानों के ऊपर है। अब आज मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर, जहां से आपने बात शुरू की है, वहां पे अब क्या पीछे रह गया है? एक तरफ अदालत का हुक्म है कि जी 14 मई को इलेक्शन करवानी है, एक तरफ हुकूमत कह रही है कि नहीं, हमने तो आइन को नहीं मानना और हमने अक्टूबर में कराना है। अच्छा, क्या होगा? एक मिडिल ग्राउंड क्या है? क्या आप कोई कहते हैं जी अच्छा आप मिलके बात करें, आइन के अंदर तरमीम कर दें और एक कोई डेट एग्री कर दें। अगर ये चीज भी हुकूमत नहीं करना चाहती, तो फिर सियासतदान तो खुद स्पेस रिसीट कर रहे हैं ना। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो आईनी तरमीम वाली हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारी ख्वाहिश है कि आईनी तरमीम के जरिए ये हो, इसका फायदा हमें नहीं होना।
इसका फ़ायदा जो लोग आज हुकूमत में बैठे हैं उनको होगा अगर वो इस बात को समझें। क्योंकि अगर आप आइन में तरमीम किए बगैर ये रीत डाल देंगे कि जी इलेक्शन जो है वो 2 नोटिफिकेशन करने हैं कि पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, खतरा है, फलाना है, इलेक्शन आगे कराएं, तो फिर तो इस मुल्क में कोई भी इलेक्शन नहीं करवाएगा। मेरा ख्याल है ये ये बहुत तो जो बहुत गलतियां आम होती हैं, बात आपने फरमाई और बहुत मुनासिब बात है कि अगर कोई इस बुरहान से निकलने का हल, अब बुरहान तो पैदा हो चुका है, बुरहान खड़ा हो चुका है, बुरहान तो हिमालय बनता चला जा रहा है। अगर इस बुरहान से निकलना ही है तो मिल बैठ के आप लोग भी अवान में आएँ, वो पहले से अवान में मौजूद है, और एक आइनी तरमीम के ज़रिए से इसका वे आउट निकाला जाए ताकि हमेशा के लिए किसी को स्पिल वे न खोल दिया जाए कि जो भी हुक्मरान आएगा वो फिर अपनी मर्जी से आइन और कानून को मुमकिन की तरह इस्तेमाल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब और हसन खावर साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के वाइस चेयरमैन हमारे ब्रेक के बाद खुशामदेद। पंजाब और मुल्क भर में इलेक्शन की तारीख के मामले पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का आज तीसरा और फाइनल राउंड रात 9 बजे होगा। इलेक्शन की तारीख का मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है। तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है कि वफाकी बजट से पहले इलेक्शन हो, जबकि पीडीएम बजट और सितंबर के बाद यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सितंबर में रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन कराना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की हिदायत पर शुरू होने वाले मुज़ाकराती अमल को पीडीएम हुकूमत ने खुद ही सबोटेज करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मुसलसल जलसों में अदलिया मुखालिफ बयान दे रही हैं। उन्होंने मुज़ाकराती फ़ज़ा तल्ख करने के लिए अब यह बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि इमरान खान जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट की मदद से दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और छापों के अलावा मुस्लिम लीग नून की क़यादत के मुज़ाकरात मुखालिफ बयानात ने भी जलती पर तेल का काम किया है। 13 जमाती इत्तेहाद पीडीएम की हुकूमत शायद इस इंतजार में थी कि साबिक वज़ीर आज़म इन कार्रवाइयों पर गुस्से और झंझलाहट में कोई ऐसा इकदाम करें जिसे हुकूमत अदालत में जवाब के तौर पर इस्तेमाल कर सके, लेकिन इसके बरक्स इस सारे मामले पर तहरीक इंसाफ की क़यादत ने काफ़ी सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया ताकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुज़ाकराती अमल तातुल का शिकार ना हो। बादियों नज़र में अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो तहरीक इंसाफ अदालत से रुजू करने और लॉन्ग मार्च का इशारा दे चुकी है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच और खुद पीडीएम हुकूमत पंजाब में इलेक्शन के हवाले से क्या पोजीशन हासिल करते हैं। अदालती फैसले की हुक्मअदूली के नतीजे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर नाअहली की तलवार बहरहाल लटक रही है, जिससे बचाव के लिए पीडीएम हुकूमत पार्लियामान का फोरम इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत ने पहले ही 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसले को जानबूझकर इतना तूल दिया कि ज़राए के मुताबिक आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई को पंजाब असम्बली के इंतखाबात को वाज़े तौर पर नामुमकिन करार दे दिया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के इल्तिवा या तनसीख का ऐलान मुमकिन तौर पर आइंदा हफ्ते तक कर दिया जाएगा। इसलिए यहां अहम नुकता यह है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन मुमकिन ना रहे तो अब पंजाब में इलेक्शन की नई तारीख का ऐलान कब होगा और कौन करेगा। इलेक्शन ताखीर केस की अगली समात कब होगी, यह मामला भी अभी इबहाम का शिकार है। शायद इसीलिए हुकूमत मनमानी पर उतरी हुई है। अगर देखा जाए तो पीडीएम हुकूमत की मिसाल इस वक्त आगे कुआं पीछे खाई की सी है, यानी हुकूमत एक तरह से बंद गली में दाखिल हो चुकी है। क्योंकि सूबों में इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है, जो तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में वापसी के बगैर मुमकिन नहीं। लेकिन हुकूमत इस कड़वी गोली को निगलने के लिए तैयार नहीं है। बसूरत दीगर आईनी तौर पर शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद की पाबंद है, लेकिन हुकूमत यह भी नहीं करना चाहती। इसीलिए हुकूमत के अदलिया और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ से महाजराई पर कमर बस्ता है। अब देखना यह है कि पीडीएम हुकूमत के पैदा करदा इस संगीन बहरान का नतीजा क्या निकलता है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर आइन कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबरा हसन रजा पाशा साहब। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया, आज आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की होने वाली जो कानून साजी है उस पर नोटिस लेकर कार्रवाई शुरू की थी। आज भी उसकी एक अहम दूसरी समात थी। मामला कुछ दिन के बाद तीसरी समात पर जाएगा। क्या लग रहा है आपको कि सुप्रीम कोर्ट जो प्रोसीजर एंड जजेस की प्रैक्टिस कोड है उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी? देखें, हमारा पहले ये बात थी कि ये जो एक्ट बना है ये बाकायदा पार्लियामान ने कानून साजी की और प्रॉपर तरीके से उन्होंने पहले
कौमी असम्बली से पास कराया, फिर सेनेट से पास कराया, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजा, प्रेसिडेंट ने फिर वापस भेज दिया, दोबारा दोनों ऐवानों ने दोबारा से उसको कंफर्म करके वापस भेज दिया। तो आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि 10 दिन का ये प्रोसेस है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर 10 दिन तक नहीं उस पर साइन करते तो वो ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा, और यही हुआ कि 10 दिन उन्होंने वेट किया और वो जब ऑटोमेटिक बन गया और उसका उन्होंने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जल्दबाजी हम समझते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से की गई कि उन्होंने जो आर्टिकल 75 में दिए गए 10 दिन थे वो पूरे नहीं देखे और उससे पहले ही उसको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी कर दिया कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। तो हम ये समझते हैं कि ये जो एक्ट बना है, चूँकि उसमें मुझे भी और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल दोनों को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने ऑन बोर्ड लिया और हमने एक एक शिक पे उनसे बहस की। एक दो ऐसी चीज़ें थी जो कि हुकूमत लाना चाहती थी, हमने हमारी रिजर्वेशंस की वजह से वो नहीं लेकर आए, और ये जो 5 ऐसी चीज़ें अहम हैं जो मैं समझता हूँ कि लॉयर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको फ़ायदा पहुँचेगा और पब्लिक एट लार्ज के फ़ायदे के लिए। मसलन 184(3) की अगर अपील प्रोवाइड नहीं की जाती तो मुतसरा फ्री के पास कोई और हल ही नहीं है। सही। इसी तरह रिव्यू में अगर अपनी मर्जी का वकील नहीं कर सकता तो आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। तो और इसी तरह अगर ऐसे केसेस जो कि अर्जेंट नोयत के हैं उनको अगर फिक्स नहीं किया जाता विद इन 14 डेज तो वो 3 या 4 साल के बाद लगते हैं, तो उस वक्त तक इन्फ्रेक्चुअस हो जाते हैं। आप देखें अब भी अगर डाटा कलेक्ट करें तो मोर देन 20% केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन्फ्रेक्चुअस होने की वजह से विड्रॉ कर लिए जाते हैं। पाशा साहब, ये तो तीनों पॉइंट जो आपने उठाए हैं बहुत मुनासिब और मेरा ख्याल है वक्त की बड़ी अहम जरूरत थी अगर ये कानून की शक्ल में सामने आ जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे कानून को स्ट्राइक डाउन करने के बजाय इसकी कुछ शिकों को स्ट्राइक डाउन कर दे और समझे कि ये आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है, ये बुनियादी हुकूक के खिलाफ है और ये ठीक है, इनको आप कानून की शक्ल दे दें? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि ये चूंकि हमारे दरीना मुतालबात पूरे हुए और इस पे हमारा बड़ा कंसर्न था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो आज से पहले की थी, चूंकि आज की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो सदर और सेक्रेटरी हैं वो शायद वो इसको मुनासिब नहीं समझ रहे इस पे कोई कमेंट देना, लेकिन बाकी जो बार कौंसल्स हैं तमाम सूबाई और पाकिस्तान बार कौंसिल सबका कंसेंसस है इस बात पे कि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे 20 साल पुराना मुतालबात वो माने गए हैं। अब अपोजिशन या और दोस्त जो हैं वो इस बात पे वो कहते हैं जी कि है तो ठीक लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं है। वी आर लीस्ट कंसर्न विद टाइमिंग, हमें टाइमिंग से कोई मसला नहीं है। हम ये समझते हैं कि जो अच्छा काम जिस वक्त भी हो जाए वो ठीक है, बिल्कुल सही है। ये एक रैशनल करना बड़ी जाती हो। ये पाशा साहब ये एक रैशनल अप्रोच है जिसका आप इजहार कर रहे हैं कि अच्छा काम अगर गलत वक्त पर भी हो जाए तो अच्छा काम तो अच्छा ही काम होगा, लेकिन कानून बनाने वालों की इंटेंट मेलाफाइडी है या नहीं है, उसका मकसद क्या है, उनके मुखालिफ सियासी फरीक को तो कहने का आकाश से लेना कि ये काम पहले भी तो कर सकते थे, आज इसलिए कर रहे हैं जो कि ये मौजूदा चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करना चाहते हैं और ये अपना मुफाद नवाज शरीफ साहब को की सजा को खत्म करवाने के लिए करना चाहते हैं। देखिए, उस जो नवाज शरीफ साहब की सजा को कम करना या ज्यादा करना या खत्म करवाना वो हमारा मसला नहीं है। हम इस पे अभी भी कंफर्म है कि 184(3) वो जुरिस्डिक्शन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो नीचे के तमाम फोरम जो हैं वो स्किप करके वहां आ जाती है और उसके ऊपर अल्लाह की अदालत है। मुतसरा फरीक के पास और कोई रास्ता है ही कोई नहीं कि जहां वो जाके अपनी बात कर सके कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। देखिए आपको इंसाफ का दरवाजा खुला रखना चाहिए। इससे ये नहीं है कि खुदा न खासा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की या ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात में कोई कमी आई है। लेकिन पाशा साहब आप देखें कि क्या ये पाशा साहब
अपील साहब ये होनी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास ही है, बिल्कुल सही कोई है, पार्लियामान में नहीं जानी, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं जानी। बिल्कुल सही। तो हतमी जब ये एपलेट, सुप्रीम कोर्ट के पास ही इख्तियार है तो क्या हर्ज है? बिल्कुल सही है, हतमी एपलेट फोरम सुप्रीम कोर्ट ही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी वहीं जारी है, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। लेकिन ये जरूरी था पार्लियामान के लिए कि वो इसको माजी से अप्लाई करे सिर्फ इसलिए कि उसने अपने चंद लोगों को फायदा पहुंचाना है? कितने कवानीन है जो माजी से शुरू किए जाते हैं, कानून तो आज बनता है और आज से आगे के लिए होता है ना, ये जो माजी से शुरू किया गया उसने गड़बड़ की है ना सारी। सर ये बात डिबेटेबल है, अगर मौजूदा हुकूमत की इस हवाले से कोई मेलाफाइडी है तो उसको भी स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। हम तो ये देख रहे हैं कि 184(3) की अपील होनी चाहिए। ये बिल्कुल उन मुतसरा फ्रीकैन का हक है कि उनको मौका मिलना चाहिए। और देखिए, एक कथारसिस हो जाता है, बंदा सारी जिंदगी सो नहीं पाता जिसके खिलाफ केस हो जाए या जिसके खिलाफ कोई जजमेंट आ जाए, वो सोचते रहते हैं कि ये पॉइंट भी रह गया है, ये पॉइंट भी रह गया है, काश कोई फोरम होता, मुझे मौका मिलता और मैं इसको चैलेंज कर सकता। बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल सही देखिए, बात है। ये बहुत जरूरी है इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए। आखिर में सर शॉर्टली ये फरमाइएगा कि अदालत ने आज, सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने, शायद आप मौजूद थे वहाँ पे, ये अल्फाज उनके थे कि सियासतदान अपनी पसंद नापसंद का फैसला चाहते हैं, सियासतदान इंसाफ का फैसला नहीं चाहते हैं। ये बात ठीक है? देखें ये सियासतदान ही है ना, दोनों साइड पे सियासतदान। हाँ, दोनों तरफ के, दोनों हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। हाँ, एक फरीक कहते हैं जी हम चीफ जस्टिस साहब और साथ उनके 2 जजेस हैं, उनका फैसला है, उसको मानते हैं, ये आईनी भी है, कानूनी भी है। जो हुकूमती इत्तेहाद है वो कहते हैं जी ये जो 4 जजेस हैं जिन्होंने फैसला किया है वो आईनी और कानूनी है, हम इनको मानते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है। अपने अपने चॉइस की सुप्रीम कोर्ट सब ने बना ली है। हम बतौर इदारा पाकिस्तान बार कौंसिल कहते हैं कि ना 4 ना 3। आप उस सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं जिसमें 15 जजेस बैठे हुए हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर कायम है, और जो पाकिस्तान की एक ही सुप्रीम कोर्ट है, ना उससे कम है कोई, ना उससे ज़्यादा है कोई सुप्रीम कोर्ट, और यही पाकिस्तान का आइन कहता है। सियासी जमातों को ये सीखना पड़ेगा कि यही सुप्रीम कोर्ट है और सारी रियासत को और सारी कौम को इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होना है, इसी का एहतराम करना है। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। पाकिस्तान में तो बरसर इक़्तिदार हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद फंड्स की अदम दस्तियाबी को जवाज बनाकर पंजाब में 14 मई को इलेक्शन तकरीबन नामुमकिन बना दिए हैं, जो कि पंजाब के 13 करोड़ अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने से महरूम रखने और उनके हुकूक गसब करने के मुतरादिफ है। लेकिन हमारे बरादर मुल्क जमहूरिया तुर्किया में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात 14 मई को हो रहे हैं। तुर्किया को गुज़श्ता दिनों बदतरीन बहरानों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वहां इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर हो रहे हैं। तुर्किया में जलजले और सैलाब ने लाखों जानें निकल ली, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा, लेकिन तुर्किया की हुकूमत ने खराब हालात और पैसों को बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वहां इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर हो रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक दुनिया भर में 30 लाख से जायद ओवरसीज तुर्क वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से तुर्किया के इलेक्शन के लिए अपने वोट डालना शुरू कर दिए हैं। तुर्किया में किसी भी जमात या तबके ने कुदरती आफात की तबाहकारियां और बदहाल मैशत को इलेक्शन के अल्तबा के लिए जवाज नहीं बनाया, क्योंकि इंतखाबात दरअसल वो जरखेज जमीन है जिसमें जमहूरियत और तरक्की का पौधा नमू पाता है और परवान चढ़ता है। याद रहे कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने 18 जून 2023 को होने वाले सदारती और आम इंतखाबात को 14 मई यानी तकरीबन 1 माह कबल ही करवाने का ऐलान कर दिया था। हालांकि तुर्किया इस वक्त तारीख के बदतरीन बहरान से दोचार है। तुर्किया में फरवरी में तबाहकुन जल्जले से 45,000 से जायद अफराद जाँ बहक और हजारों जख्मी हुए। लाखों अफराद बेघर होकर कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं। क़यामत खेज जल्जले से 32 अरब डॉलर से जायद का मुआशी नुकसान हो चुका है। अब इस जल्जले का नुकसान कम ना हुआ था कि तुर्किया में क़यामत खेज सैलाब आया और वो सैलाब कई अफराद को निगल गया। बैक वक्त 2 कुदरती आफात की तबाही के जवाब के बावजूद तुर्किया में इंतखाबात मुलतवी नहीं किए गए, बल्कि इलेक्शन वक्त से पहले ही कराए जा रहे हैं, ताकि अवाम अपनी पसंद के नुमाइंदे मुंतखब करके उन्हें पार्लियामान में भिजवा सकें। यहां यह नुकता भी अहम है कि तुर्किया को इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का भी सामना है। तुर्किया की सरहदों के पार दहशतगर्दों की पनाहगाहों से अक्सर तुर्किया के अंदरूनी इलाकों पर शिद्दत पसंदों के हमले और बम धमाके जारी रहते हैं।
गुज़श्ता दिनों यूरोप और तुर्किया का दिल समझा जाने वाला दुनिया का मशहूर और मसरूफ तरीन शहर इस्तांबुल दहशत गर्दों का निशाना बना, जहां एक रिमोट कंट्रोल्ड बम धमाका किया गया। इस बम धमाके में 6 अफराद जाँ बहक और 90 के करीब जख्मी हुए। तुर्किया इस वक्त हालत जंग में है, लेकिन इन हालात को वहां इलेक्शन के इल्तवा के लिए जवाज नहीं बनाया गया। अगर मुआशी महाज की बात करें तो जलजले और सैलाब से कबल तुर्किया के मुख्तलिफ इलाकों में कई जंगलात और उससे मुल्का बागात पुरअसरार तौर पर आग की नजर हुए। उन साहनियात में भी मईशत पर भारी बोझ पड़ा। हुकूमत ने बेघर होने वाले खानदानों की कफालत और उन्हें घर भी फराहम किए, लेकिन उन साहनियात को भी तुर्किया ने इलेक्शन के इल्तवा के लिए जवाज नहीं बनाया, क्योंकि इंतखाबात एक मुसलसल अमल का नाम है और कौमों की जिंदगी में तब्दीली इंतखाबात के जरिए से ही आती है, जो कौमों को जिंदा और जावेदा रखती है। बिलाशुबा रजब तैयब एर्दोआन तुर्किया के अवाम के हर दिल अजीज सदर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इलेक्शन में शिकस्त से खौफजदा नहीं। इलेक्शन में कोई जीता है तो कोई हारता है, लेकिन इंतखाबात के असल फाते अवाम होते हैं। यह अहम पैगाम पाकिस्तानी रियासत कब समझेगी, ये बहरहाल एक बहुत अहम सवाल है। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा तब्दीली।